सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ में पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पत्रकारिता समाचार का ही अंग है, तो समाचार के अनेक प्रकारों पर बात की थी हमने। कल हमने समाचार लेखन के प्रकार पढ़े थे स्तूपी, ठीक है। इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचारों को नहीं छापा जाता, उनको अंत में छापा जाता है। विलोम स्तूपी, इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचार होते हैं और बाद में जिनका महत्व नहीं होता वे समाचार होते हैं। इसके बाद हमने समाचार के तत्व पढ़े थे कि समाचार के तत्व क्या हैं, कितने हैं। 6 समाचार के तत्व हैं। कितने हैं? 6। इसको ककार भी कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन से? क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था समाचार के प्रकार कि समाचार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय, ठीक है। इनकी परिभाषा मैंने समझाई थी, सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई भी शब्द, ठीक है, या कोई पहरा अनुच्छेद समझ में नहीं आता तो वे बता दें, ठीक है। तो मैं दोबारा से उसको दोबारा से करवा दूंगा। इसमें डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान विषय है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। तो आज हम समाचार लेखन के विभिन्न चरण पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से चरण होते हैं। इसमें एक होता है शीर्षक। क्या होता है? एक शीर्षक, ठीक है। शीर्षक होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। शीर्षक होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यह जो समाचार का दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा यानी कि प्रवेश, ठीक है, उसका कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं हम, ये क्या कहना चाहता है। समाचार लेखन करते हुए सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये इसमें कह रहा है कि जब हम समाचार का लेखन करते हैं, लेखन यानी कि लिखते हैं, जब हम समाचार को लिखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? शीर्षक होता है, ठीक है। मोटे मोटे से अक्षरों में लिखा होता है, ठीक है, जो भी घटना है, ठीक है। एक लाइन होती है, 20 से 30 शब्द उसमें होते हैं, ठीक है। तो उनसे पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि घटना किससे संबंधित है, कहाँ पर हुई है। तो फिर आगे ये कह रहा है कि शीर्षक में समाचार की मुख्य घटना, जिस घटना के संदर्भ में समाचार लिखा जा रहा है, का सांकेतिक उल्लेख रहना चाहिए। सांकेतिक सिर्फ एक संकेत सा दिया जाता है कि समाचार है किस घटना से संबंधित है। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित करे, ठीक है। जो शीर्षक है वो पाठक को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, ठीक है, उसका प्रभाव पड़े। किस वजह से? उस शीर्षक को पढ़ते ही पाठक है एकदम उस समाचार की तरफ अपने मनोभाव बनाए कि यह समाचार मुझे पढ़ना है। समाचार का मूल भाव बताए और पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक हो, ठीक है। कहते हैं कि जो समाचार है उसका मूल भाव क्या होता है, वो समाचार पढ़ने वाले को पता होना चाहिए ताकि उसकी रुचि उस समाचार के प्रति बनी रहे और जो आगे शीर्षक के बाद जो आगे समाचार लिखा होता है खोजने में सहायक हो। यहाँ पे लिखा खोजने में सहायक हो, खोजने में यानी कि उसको आसानी से पढ़ने में सहायता मिले, न कि कोई कठिन शब्द है, ठीक है, जो उसको समझ में नहीं आ, इससे अरुचि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आगे ये कह रहा है कि शीर्षक संक्षिप्त, सरल, सार्थक एवं स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि शीर्षक संक्षिप्त यानी कि छोटा होना चाहिए, सरल यानी कि पढ़ने में आसान होना चाहिए, सार्थक यानी कि सही एवं स्पष्ट होना चाहिए। शीर्षक को कभी भूतकाल में नहीं लिखना चाहिए। ये कहता है कि शीर्षक जो होता है किसी भी समाचार को, उसको भूतकाल में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ये कहता है कि वर्तमान में शीर्षक लिखा जाता है, ठीक है। अब भूतकाल शब्द इसलिए आया है क्योंकि अब मान लो कि कोई खबर है, ठीक है, वो 24 घंटे तक ही न्यू रहती है, न्यू यानी कि ताज़ा रहती है, ठीक है। 24 घंटे के बाद अगले दिन दोबारा से नए समाचार आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान की बात शीर्षक में कहनी चाहिए। शीर्षक में यदि नाम दिया जाना ज़रूरी हो
तो महत्वपूर्ण तथा विख्यात व्यक्ति का दिया जाना चाहिए। ये कहता है कि अगर शीर्षक, कोई समाचार का शीर्षक हम लिख रहे हैं, अगर उसमें हम किसी व्यक्ति का नाम देते हैं, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण सूचना देते हैं, तो वह देनी चाहिए, उस व्यक्ति का नाम देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई विशेष व्यक्ति है जिसको समाज में सभी जानते हैं, ठीक है, उसका नाम पढ़ते ही पाठक उस समाचार को पढ़ना चाहेगा। फिर ये कहता है कि शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। हाँ, मैंने पहले बताया था कि शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार यानी कि दरवाज़ा माना जाता है। कोई भी, मान लो कि हम अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, ठीक है, अपने चाचा के घर ही जाते हैं ये मान लो, तो पहले हम ये थोड़ा है कि एकदम से हमारे पैरों में स्प्रिंग है कि हम छत पे चले जाएंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, पहले हम दरवाजे पे जाएंगे, ठीक है, वहीं से हम घर के अंदर जाएंगे। तो यही कहता है कि समाचार का प्रवेश द्वार शीर्षक को माना जाता है। शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ाती है, ठीक है। ये कहता है कि अगर कोई समाचार लिखा हुआ है, उसके ऊपर पहले शीर्षक है, शीर्षक यानी कि 20 से 30 शब्दों में लिखा होता है, काले मोटे अक्षर होते हैं, उनका आकार भी बड़ा होता है, ठीक है, वे समाचार को और भी महत्व बनाते हैं। अब आगे कहते हैं स्रोत। शीर्षक के पश्चात समाचार के स्रोत का उल्लेख करना चाहिए, जैसे हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा। ये कहते हैं कि विशेष प्रतिनिधि की जो समाचार है, ठीक है, उसका शीर्षक हम लिख रहे हैं, उसमें हम विशेष यानी कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का, जिसको देश में सभी जानते हों, ठीक है, हमारे समाज में उस व्यक्ति का नाम हो, उसके प्रति सम्मान हो, उसको सभी जानते हो, शीर्षक में उसका नाम होना चाहिए। आगे कहता है कि व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा। फिर कहता है कि शीर्षक में जो व्यक्ति आपस में बातचीत करते, संवाद करते हैं, ठीक है, तो वो भी शीर्षक में हम लिख सकते हैं। जैसे कि दो पक्ष हैं, ठीक है, दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई, ठीक, आगे डॉट लगा देते हैं, फिर समझ आते हैं कि नीचे या अगले पेज पर ये समाचार हमें मिलेगा, ठीक है, लेकिन उस शीर्षक में उस घटना से संबंधित या उस विचार से संबंधित, ठीक है, समाचार उसमें लिखा होता है। फिर ये कहता है कि समाचार प्रदाता एजेंसियाँ। फिर कहता है कि जो वहाँ पर मान लो कि दो पक्ष बैठे हैं या किसी विशेष व्यक्ति ने अपनी विचार रखे हैं, तो वहाँ पर समाचार प्रदाता एजेंसियाँ होती हैं, यानी कि समाचार प्राप्त करने वाले होते हैं, ठीक है। फिर आगे होता है समाचार ब्यूरो। फिर उस समाचार पे वे बातचीत करते हैं और समाचार लेखन के लिए आगे भेज देते हैं। नीचे लाइन में लिखा हुआ है, स्रोत के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति दोनों का उल्लेख करने से समाचार ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है। ये कहता है कि जो स्रोत है, ठीक है, हमारे पास समाचार लिखने का जो स्रोत है, अगर हम उसमें किसी व्यक्ति के नाम के बारे में लिखते हैं या स्थान के बारे में लिखते हैं, तो समाचार और भी ज़्यादा रोचक हो जाता है, पाठक उसको आसानी से पढ़ता है और उसके प्रति रुचि रखता है। फिर ये कहता है कि आमुख को मुखड़ा यानी इंट्रो या लीड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि आमुख को क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आमुख को लीड या मुखड़ा या इंट्रो भी कहते हैं। या पूछ ले आमुख का दूसरा रूप क्या है, हम उत्तर लिख देंगे मुखड़ा शब्द याद नहीं रहा, इंट्रो शब्द याद नहीं रहा, तो लीड है, आसानी से याद रह जाएगा। यह समाचार का पहला अनुच्छेद होता है। पहला यानी कि जब हम, जैसे मान लो कि हम निबंध लिखते हैं, उसमें सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं ना, तो ऐसे ही यह समाचार का पहला अनुच्छेद होता है। समाचार इसी से शुरू होते हैं। फिर आगे कहता है कि आमुख में समाचार के संबंध में 3 प्रश्न क्या, कहाँ एवं कब का परिचय दिया जाता है। ये कहते हैं कि आमुख यानी कि आमने सामने जब समाचार हमें प्राप्त होते हैं, तो उसमें 3 प्रश्न होते हैं। क्या, कि क्या क्या बातचीत हुई, कहाँ यानी कि वह स्थान कहाँ पे था, एवं कब यानी कि वह समय कौन सा था। कभी कभी आमुख के तहत कौन, क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देना भी जरूरी हो जाता है। कौन यानी कि व्यक्ति वहाँ पर कौन रहे, क्यों, किस लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए, ठीक है, वजह क्या थी, तथा कैसे यानी कि वो वहाँ पे आए तो हैं, किस लिए आए हैं, क्या उनके बीच में बातचीत हुई है, ठीक है, उनका वहाँ पे मान लो कि आपस में, जैसे कि अब कोर्ट में है, ठीक है,
कोर्ट में किसी नेता के प्रति आज सुनवाई होनी है, तो वहाँ पे कैसे, यानी कि किस लिए, उसके प्रति उसके पीछे रहस्य क्या है उस नेता के केस के पीछे, ठीक है। तो समझ गए होंगे। जैसे प्रश्नों का उत्तर देना भी ज़रूरी होता है। आमुख में घटना क्या है अथवा विशिष्ट स्थान क्या था बताया जाना महत्वपूर्ण है। ये आगे जो मोटे काले अक्षर लिखे हैं इनमें क्लियर कर दिया कि आमुख यानी कि आमने सामने घटना क्या थी, अथवा विशिष्ट कथन क्या था, यानी कि उनके द्वारा, ठीक है, किस बातचीत पर, किस कथन पर चर्चा होनी थी, यह होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर कहता है कि आमुख सारगर्भित, संक्षिप्त तथा ठोस होना चाहिए। ये कहता है कि आमुख यानी कि जो समाचार का शीर्षक होता है, जहाँ से समाचार की शुरुआत होती है, ठीक है, तो सारगर्भित यानी कि एक सार हो, छोटा रूप हो, तथा ठोस यानी कि अच्छा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, पाठक उसको आसानी से पढ़े। फिर कहता है समीक्षकों के अनुसार आमुख 30-35 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, इन्होंने बोल दिया कि शीर्षक जो है, ठीक है, जो शीर्षक है आमुख है, जो अनुच्छेद होता है, ठीक है, जहाँ से समाचार की शुरुआत होती है, वे 30 से 35 शब्दों में होना चाहिए। आमुख में किंतु, परंतु, लेकिन जैसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, आमुख में हम ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते किंतु परंतु। इनमें क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये शब्द आमुख को अव्यवस्थित तथा अयथार्थपरक बना देते हैं। तो अव्यवस्थित यानी कि उनका तालमेल है वो बिगड़ जाता है, तथा अयथार्थपरक बना देते हैं, यानी कि उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, हम समझ नहीं पाते कि जो संवाददाता था वहाँ पे बातचीत करने वाला था, ठीक है, उसकी बात का कहने का मतलब क्या था। फिर ये कहता है कि हेरोल्ड इवेंट्स के अनुसार समाचार के भीतर छिपे किसी संकेत शब्द को ही आमुख का आधार बनाया जाना चाहिए, यानी कि जो समाचार है उसमें किसकी ओर संकेत किया गया है, ठीक है, किस शब्द के आधार पर संकेत उन व्यक्तियों के, उन पक्ष के, विपक्ष, जो दो मुद्दा वहाँ पर होता है, ठीक है, उस संकेत शब्द को ही आमुख का आधार बनाया जाता है। यानी कि वहाँ पर कोई ऐसा शब्द हमें पकड़ लेना चाहिए कि जो समाचार को विशेष बनाता है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे, और कल हमारी इस पार्ट की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद मैं प्रश्न उत्तर करवाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।